सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चूचू और हुइशिन डीमन क्लेन से निकलकर बाहर आ गए थे। हुइशिन जुयांग के पास जाना चाहता था ताकि उन्हें मैजिक आर्मर के बारे में बता सके, पर चूचू ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी, इसीलिए उसने प्लान बनाया कि वो इमोर्टल्स के पास जाएंगे ताकि उन्हें डीमन की इंफॉर्मेशन देकर उनसे पैसे हड़प सके। वहीं लुओ जियान भी अपने साथियों के साथ इमोर्टल क्लेन में चोरी करने आया था, पर फुइन और फेंग जुओ वहाँ गए थे। वहाँ एंसेस्टर जूटोंग की पेंटिंग मौजूद थी जिससे वो हैरान थे। लुओ जियान और डोंग मई फुइन पर अटैक करने लगे, पर उसने दोनों को आसानी से रोक लिया था और उन्हें हिप्नोटाइज करने लग गई थी। फिर अब हम इमोर्टल क्लेन का सीन देखते हैं जहाँ अब हुइशिन और चूचू आ चुके थे। वो लगातार गुइशिन पीक की तरफ बढ़ रहे थे, पर एक इमोर्टल उन्हें रोक लेता है। चूचू उसे डीमन आर्मर दिखाती है जिसे देखकर वो हैरान होता है। कांग चूचू कहती है कि हम इन मैजिक आर्मर को क्रिएट कर सकते हैं। वो इमोर्टल गुस्से में कहता है कि तुम ही हो जो डीमन क्लेन के लिए डीमन आर्मर को क्रिएट करते हो, तुम्हारी वजह से ही डीमंस पावरफुल हो रहे थे और हमारे इमोर्टल क्लेन के कई सारे सोल्जर्स इन्हीं डीमन आर्मर की वजह से मारे गए। वो चूचू पर अटैक करने आता है तो हुइशिन अपनी पावर से उसे दूर कर देता है। चूचू मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम मूर्ख हो, हम सिर्फ यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं, फिर भी तुम हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो। वो इमोर्टल इससे हैरान होता है और पूछता है कि तुम आखिर हमारे साथ कौन सा बिजनेस करना चाहते हो। चूचू कहती है कि हमने इन डीमन आर्मर को क्रिएट किया है, इसीलिए जाहिर सी बात है कि हम इन्हें मिटा भी सकते हैं और तुम्हारे इमोर्टल क्लेन के लिए इमोर्टल आर्मर को भी बना सकते हैं। वो इमोर्टल अभी भी उसकी बात नहीं समझा था। वो पूछता है कि तुम वास्तव में कहना क्या चाहती हो। चूचू बताती है कि मैं तुम्हारे होली संत फेंग जुओ से मिलना चाहती हूँ और हमारे इमोर्टल क्लेन के लिए मैजिक आर्मर बनाने से डीमन और इमोर्टल क्लेन के बीच युद्ध में पासा पलट सकता है। इन मैजिक आर्मर से तुम्हारी पावर बढ़ेगी जिससे तुम डीमन के खिलाफ युद्ध जीत सकते हो। और वो आगे बढ़ने लगते हैं। उस इमोर्टल सर्वेंट को भी उनकी बात समझ आ जाती है। वो उन दोनों को रेस्पेक्ट देता है और अब वो दोनों गुइशिन पीक पर आ जाते हैं जहाँ वो फेंग जुओ को अपना बनाया हुआ डीमन मैजिक आर्मर दिखाते हैं। चूचू कहती है कि होली संत, आप इस आर्मर के बारे में क्या सोचते हो? मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इस पूरे फिफ्थ मेरिडियंस में हमारे अलावा कोई भी आपके लिए मैजिक इमोर्टल आर्मर को क्रिएट नहीं कर सकता। फेंग जुओ कहता है कि मुझे तुम दोनों की एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है। चूचू कहती है कि होली संत, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन पावरफुल इमोर्टल मैजिक आर्मर को क्रिएट करने के लिए हमें काफी ज्यादा क्वालिटी के मटेरियल्स और ट्रेजर की आवश्यकता होगी और साथ ही आपको इसे बनाने की हमें कीमत भी देनी होगी। फेंग जुओ मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर तुम क्वालिटी के मैजिक आर्मर को क्रिएट कर पाए तो वक्त आने पर मैं तुम्हें लाखों स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा। ये सुनकर चूचू हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि जल्दी हम मालामाल होने वाले हैं। वो फेंग जुओ की तारीफ करते हुए कहती है कि होली संत, आप वाकई में काफी उदार हो और मैं पहले ही आपसे इम्प्रेस्ड हो चुकी हूँ। वो खुशी से चाय पीने लगते हैं, पर फेंग जुओ जानता था कि वो तियानलेन सेक्टर से है और वो उनके साथ सिर्फ गेम खेल रहा था। वो कहता है कि मुझे इमोर्टल आर्मर से ज्यादा तुम दोनों में दिलचस्पी है। कांग चूचू को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है कि हम सिर्फ बिजनेसमैन है, आपको आखिर हम में कैसे दिलचस्पी हो सकती है। तो फेंग जुओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कोई मामूली इमोर्टल नहीं हो। हुइशिन, तुम्हारे पास डीमन और इमोर्टल दोनों की पावर है और चूचू तुम्हारे पास वन वर्ड मंत्रा मौजूद है, इसीलिए तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम तियानलेन सेक्ट के डिसेबल हो। कांग चूचू और हुइशिन इससे हैरान हो जाते हैं। कांग चूचू नाटक करते हुए कहती है कि आखिर इस फिफ्थ मेरिडियंस में तियानलेन सेक्ट के लोग कैसे हो सकते हैं? हम लेट हो रहे हैं, इसीलिए हमें अभी जाना होगा। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर लुओ जियान और लियू डोंग मेंग वहाँ जाते हैं जिन्हें फुइन ने अपने वश में कर लिया था। चूचू और हुइशिन उन दोनों को वहाँ देखकर हैरान होते हैं और पूछते हैं कि आप दोनों आखिर यहाँ क्या कर रहे हो, पर वो कोई जवाब नहीं देते और वो उन पर अटैक करते हैं। हुइशिन समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और वो उनसे फाइट करने लगता है। कांग चूचू भी परेशान थी। वो फेंग जुओ से कहती है कि आखिर तुमने इन दोनों के साथ क्या किया? फेंग जुओ कहता है कि तियानलेन सेक्ट का ओनर होने के नाते मैंने इन दोनों को अपने कंट्रोल में कर लिया है और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने सेक्ट के डिसेबल्स को बाहर छोड़ दूं। चूचू इससे हैरान थी। वो कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो जो खुद को तियानलेन सेक्ट का ओनर कह रहे हो? हुइशिन, लुओ जियान और डोंग मई से फाइट करने की कोशिश कर रहा था, पर डोंग मई अपनी पावर से हुइशिन को मेटल में जमा देता है। चूचू इससे परेशान हो जाती है। लुओ जियान हुइशिन की तरफ बढ़ने लगता है। हुइशिन अपने वन वर्ड स्पेल का इस्तेमाल करती है, पर लुओ जियान पर उस मंत्र का कोई असर नहीं हो रहा था और वो चूचू को गर्दन पकड़कर ऊपर उठा
लेता है। फेंग जियो खुश था, तभी उसे एहसास होता है कि अब कियांसी भी वहाँ रहा है। अब हम कियांसी को देखते हैं जो गुइशिन पीक के काफी करीब पहुँच गया था और अब डीमन एंसेस्टर एल्डर बनने से उसकी पावर काफी बढ़ गई थी। फेंग जियो उसे रोकने के लिए लो जियान और लियू डोंगमई को वहाँ भेज देता है। कियांसी उन दोनों को देखकर खुश होता है क्योंकि उन्हें अपना दोस्त मानता था, पर डोंगमेंग कियांसी पर अटैक कर देता है जिसे वो अपने एक ही हाथ में रोक देता है, पर वो दोनों उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कियांसी को इससे गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब मैं समझ रहा हूँ कि तुम दोनों इमोर्टल क्लैन के साथ जुड़ चुके हो और इनके युद्ध में मदद कर रहे हो। वो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। वो बोलता है कि आज हमारे बीच फियर्स फाइट होगी और वो उन दोनों से लड़ने लग जाता है। फेंग जियो भी इस फाइट को देख रहा था। वो कहता है कि ये लड़ाई वाकई काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फुइन भी वहाँ मौजूद थी। वो कहती है कि लो जियान और डोंगमेंग की एबिलिटी काफी अच्छी है। अगर कियांसी इनके हाथों मारा गया तो हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। फेंग जियो कहता है कि तुम चिंता मत करो, कियांसी इतनी आसानी से नहीं मरेगा। फिर हम मोस्टर क्लैन के एंसेस्टर लैंड का सीन देखते हैं जहाँ सुमई ने जुयांग के लिए नई चाय बनाई थी, इसीलिए वो पॉइंट के किनारे पर आती है, पर वो देखती है कि वहाँ जुयांग नहीं होते, जिससे वो हैरान होती है। सुन्यांग वहाँ जाती है जो बताती है कि सुमई तुम एंसेस्टर को ढूंढ रही हो, पर वो यहाँ नहीं है। वो फोर्थ मेरिडियंस में जाने के लिए निकल चुके हैं। सुमई इससे परेशान होती है और बताती है कि कुछ दिन पहले मैंने अपने लोगों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजा था, जिसमें पता चला कि फोर्थ और फिफ्थ मेरिडियंस आपस में पहले से ही जुड़ चुके थे, पर इन दोनों की सीमाओं को अलग करने के लिए बीच में काफी बड़ी दीवार को बनाया गया था और आज तक कोई भी उस वॉल के करीब नहीं जा पाया क्योंकि वहाँ हाई लेवल का फॉर्मेशन मौजूद है। इसलिए मुझे डर है कि एंसेस्टर के साथ कुछ बुरा हो सकता है। सुन्यांग कहती है कि एंसेस्टर को कुछ नहीं होगा और मुझे लगता है कि इन तीनों क्लैन के बीच चलने वाली इस बैटल को सिर्फ एंसेस्टर ही रोक सकते हैं। वहीं अब हम जुयांग को देखते हैं जो बर्निंग क्रो के साथ फोर्थ और फिफ्थ मेरिडियंस के बीच में बनी हुई वॉल पर पहुंच गया था। बर्निंग क्रो अपनी पावर से उस वॉल को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वहां एक पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है जिससे काफी तेज एनर्जी रिलीज होती है जो आगे की कई सारी जमीन बर्बाद कर देती है। बर्निंग क्रो इससे डर जाता है और कहता है कि मुझे डर है कि मैं अपनी पावर के साथ इस वॉल को पार नहीं कर सकता और मुझे डर है कि इस अटैक में डीमन किंग के जितनी पावर थी। जुयांग अपने पैरों को जोर से हिट करता है जिससे वो फॉर्मेशन टूटकर बिखर जाता है और एक पोर्टल ओपन होता है जिससे अब जुयांग बर्निंग क्रो के साथ फोर्थ मेरिडियंस में आ जाता है, पर वहाँ की जमीन काफी ज्यादा बंजर थी। बर्निंग क्रो कहता है कि इस फोर्थ मेरिडियंस में कुछ भी नहीं है, वास्तव में काफी बुरा है। तभी उस फोर्थ मेरिडियंस की डार्क डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जुयांग को कंटिमिनेटेड यानी संक्रमित करने लगती है। जुयांग इससे हैरान था। जुयांग अपनी पावर से उस डार्क एनर्जी को खुद से दूर कर देता है, पर वो डार्क एनर्जी बर्निंग क्रो को संक्रमित करने लगती है। बर्निंग क्रो से एनर्जी का विरोध नहीं कर पा रहा था जिससे वो धीरे धीरे तड़पकर मरने लगता है। जुयांग मेंटो को बाहर निकालता है। मेंटो अपने कॉज एंड इफेक्ट पावर से बर्निंग क्रो को ठीक कर देता है। बर्निंग क्रो इससे खुश होता है, पर वो जुयांग से पूछता है कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा था, जिससे मुझे काफी डरा हुआ फील हुआ। जुयांग कहता है कि ये इस जगह की करप्शन एनर्जी होनी चाहिए। अब हम फोर्थ मेरिडियंस के दो आदमियों को देखते हैं जो एक लड़की को बुली कर रहे थे। उस लड़की के हाथ में एक बच्चा था। वो लड़की उनसे जान की भीख मांग रही थी। वो आदमी उसे कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास स्पिरिचुअल सोल एनर्जी मौजूद है, जल्दी से हमें उसे सौंप दो वरना हम तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत देंगे। दरअसल इस फोर्थ मेरिडियंस में लोगों को जिंदा रहने के लिए स्पिरिचुअल सोल एनर्जी की जरूरत पड़ती थी, वरना उनकी बॉडी इस डार्क करप्शन एनर्जी का सामना नहीं कर पाती थी। वो लड़की कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो आदमी उसके बच्चे को छीन लेता है और उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। अब जुयांग भी वहाँ जाता है। बर्निंग क्रो कहता है कि अभी हमें यहाँ आए हुए कुछ ही वक्त हुआ है और पहले से यहाँ बुली करने वाले लोग हमें मिल गए। उन दोनों आदमियों में से कहता है कि तुम्हारा हमसे सामना हुआ, वास्तव में तुम्हारा लक काफी खराब है, और वो जुयांग पर अटैक करने आता है। बर्निंग क्रो देखता है कि आदमी न तो इमोर्टल है, ना ही डीमन, ना ही मोस्टर क्लैन से है। वो आदमी जुयांग को छू भी नहीं पाता और जुयांग की एनर्जी की वजह से जलकर नष्ट हो जाता है। दूसरा आदमी कहता है कि इसने ट्रू इमोर्टल पावर का इस्तेमाल किया, वास्तव में जरूर इसके पास काफी सारी स्पिरिचुअल सोल्स पिल्स होगी। बर्निंग क्रो कहता है कि स्पिरिचुअल सोल्स पावर क्या है, पर तभी उस आदमी पर अटैक होता है क्योंकि बेबी कोई बच्चा नहीं था बल्कि वो एक वॉर्म क्रिएचर था जो उस आदमी को आसानी से मार देता है। वो लड़की कहती है कि तुमने हमारे खाने को बर्बाद किया है, इसीलिए तुम्हें एक अच्छा मुआवजा हमें देना होगा। इस
इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।